नमस्कार। आज हम नोबेल पुरस्कारों की दुनिया को समझने वाले हैं। हम न केवल 2025 के विजेताओं के बारे में बात करेंगे, बल्कि वो सारी जरूरी बातें भी जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत काम की हैं। इस महान पुरस्कार के पीछे की सोच को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एल्फ्रेड नोबेल के अपने शब्दों से। उनकी वसीयत का ये एक वाक्य नोबेल पुरस्कार के असली मकसद को बड़ी खूबसूरती से बताता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले पुरस्कार के सम्मान को समझेंगे, फिर 2025 के विजेताओं से मिलेंगे, उनकी शानदार खोजों को आसान भाषा में जानेंगे और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, नोबेल पुरस्कार को आखिर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्यों माना जाता है? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? इस पुरस्कार के पीछे जो शख्स हैं वो हैं एल्फ्रेड नोबेल। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? वो डायनामाइट के आविष्कारक थे, लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें विनाश के लिए नहीं बल्कि शांति और तरक्की के समर्थक के तौर पर याद रखे। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत उन लोगों को इनाम देने के लिए छोड़ दी जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब एक जरूरी शब्द जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, लॉरिएट। इसका सीधा सा मतलब है पुरस्कार विजेता। जिसे भी नोबेल पुरस्कार मिलता है उसे आधिकारिक तौर पर नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। कौन हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता? करंट अफेयर्स के लिहाज से ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। ये स्लाइड तो समझ लीजिए तैयारी के लिए सोने की खान है। इसे अपनी मास्टर चीट शीट मानकर चलिए। फिजिक्स से लेके इकोनॉमिक्स तक ये वो नाम और खोजें हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। तो इस साल कुल मिला के 14 असाधारण लोगों को ये सम्मान मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिजिक्स का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों में बांटा गया जिन्होंने क्वांटम की दुनिया में एक अविश्वसनीय खोज की है। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना तो काफी नहीं है ना? आइए अब इन खोजों के पीछे के विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं, ताकि ये पता चले कि ये आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है। तो बात करते हैं फिजिक्स प्राइज की। जरा सोचिए कि एक गेंद दीवार को बिना तोड़े या छुए उसके दूसरी तरफ चली जाए। यही है क्वांटम टनलिंग। अब तक हम यही मानते थे कि ऐसा सिर्फ बहुत ही छोटे न दिखने वाले कणों के साथ होता है, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि ये उन चीजों के साथ भी हो सकता है जिन्हें हम बना सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। अब आते हैं मेडिसिन के नोबेल पर, जो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे आइडिया पर आधारित है। देखिए, हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिन्हें रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने इन्हीं गार्ड्स की खोज की जो हमारे शरीर को ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाते हैं। मतलब उन बीमारियों से जिनमें हमारा शरीर गलती से खुद पर ही हमला करने लगता है। और केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला है एक जादुई मटेरियल के लिए जिसे MOFs कहते हैं। इसे आप एक सुपर स्पंज की तरह समझ सकते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है, पानी को साफ कर सकता है, यहाँ तक कि रेगिस्तान की हवा से पानी निकाल सकता है। वाकई ये हमारे प्लैनेट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, तो विजेताओं और उनकी खोजों के बाद अब कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स पर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये नोबेल पुरस्कार के नियम और इतिहास से जुड़े हैं। नोबेल के इतिहास में ये 3 तारीखें सबसे अहम हैं। 1895 जब ये सपना देखा गया, 1901 जब ये सपना सच हुआ और पहले पुरस्कार दिए गए, और 1968 जब इसमें इकोनॉमिक साइंसेस का एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो किसी को नोबेल मिलता कैसे है? ये एक बहुत लंबी और गोपनीय प्रक्रिया है। सबसे पहले दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उम्मीदवारों को नॉमिनेट करते हैं, और हाँ, कोई खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। फिर स्पेशल कमिटियां महीनों तक नामों पर विचार करके विजेताओं को चुनती हैं, और आखिर में 10 दिसंबर को, जो एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, एक शानदार समारोह में पुरस्कार दिए जाते हैं। और अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। एक प्राइज ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों में शेयर हो सकता है। शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति के अलावा किसी संस्था को भी मिल सकता है, जैसे रेड क्रॉस को मिला है। एक और दिलचस्प बात, मैथ्स यानी गणित के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। और ये जरूर याद रखिए कि शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी स्वीडन में। ये सवाल बहुत कॉमन है। तो कुल मिलाकर कितनी कैटेगरीज हुई? ये नंबर याद रखिए, 6। कौन कौन सी?
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेज। भारतीय नजरिए से ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भारतीय नोबेल विजेता थे रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए ये सम्मान मिला, और पहली भारतीय महिला विजेता थीं मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में उनके शांति कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। एक बैलेंस व्यू के लिए ये जानना भी जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार हमेशा विवादों से परे नहीं रहा है। खासकर शांति और साहित्य के पुरस्कारों पर कभी-कभी राजनीतिक होने के आरोप भी लगते हैं। कुछ विजेताओं को लेकर भी बहस हुई है और इतिहास में ऐसे मौके भी आए जब कुछ सरकारों ने अपने नागरिकों को ये पुरस्कार लेने से रोक दिया था। आखिर में नोबेल पुरस्कार हमें इंसान की असीम संभावनाओं की याद दिलाता है। ये हमेशा भविष्य की ओर देखता है, और यही हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, अगली सबसे बड़ी उपलब्धि किस फील्ड में होगी जिसे नोबेल मिलना चाहिए? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, या क्लाइमेट चेंज का कोई हल, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।